सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लॉट ज्ञान में, जहाँ पे हम रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी जानते हैं। आज हम जुड़ने वाले हैं मिस्टर ज़की खान जी के साथ, जो मैजेस्टिक रियल्टीज़ के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। लेकिन आज मैजेस्टिक रियल्टीज़ को पूरे हो रहे हैं पूरे 10 साल, और आज हम जानने वाले हैं स्टोरी बिहाइंड मैजेस्टिक रियल्टीज़। तो ज़की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लॉट ज्ञान में। हम हमेशा आपके साथ रियल एस्टेट की बातें करने के लिए जुड़ते हैं। काफ़ी सारे सवाल हम आज आपसे पूछते हैं और आप हमें उनके जवाब देते हैं। लेकिन इस बार हम जानना चाहते हैं स्टोरी बिहाइंड मैजेस्टिक रियल्टीज़। लेकिन उससे पहले मतलब हम सब जानते हैं कि 10 सालों से मैजेस्टिक रियल्टीज़ रियल एस्टेट मार्केट में है, बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा नाम कर रही है। लेकिन इन 10 सालों से पहले, मतलब मैजेस्टिक रियल्टीज़ से पहले ज़की खान कहाँ थे? प्लीज़ इसमें ज़रा बताइए। Thank you, Sampada. Thank you for inviting us and discussing about how we started. जैसे आपको मैं बताऊंगा कि अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो 2004 आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट, तो मैंने अपना बीकॉम ख़त्म किया था। और जैसे ही स्टार्ट किया तो हमेशा एक जज्बा था कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है अपने। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ medical representative earlier in my careers. Started with a very low salary from 5 to 12,000. हम लोग डॉक्टर्स के पास जाके वी यूज्ड टू टेल देम अबाउट हाउ द प्रॉपर मेडिकल टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कराते थे। और थोड़ी ऑन द ये बताऊँ कि व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड माय वाइफ वाज परस्यूइंग हर मेडिकल्स। अब वो डॉक्टर होगी और मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होऊंगा, तो ये करियर में जम नहीं रहा था। तो इसीलिए मैंने कोशिश करके इंडस्ट्री चेंज करने की सोची। तो फिर इंश्योरेंस वाज द नेक्स्ट ऑप्शन इन द मार्केट विच वी आर पेइंग हाई, एंड सेल्स का ह्यूज डिमांड था। तो मैंने वहाँ पे सेल्स मैनेजर बोल के ज्वाइन किया। आई मूव ऑन टू अ बिगर सिटी और वी स्टार्टेड वर्किंग देयर। तो वहाँ पे आई वॉज बीन पेड अराउंड 25,000 सैलरी। और वहाँ मेरा काम था कि मैं एजेंट्स रिक्रूट करूँ और उनके थ्रू लगभग क्या बोलते हैं पॉलिसीज़ बेचूँ। तो वो भी एक अजीब जर्नी थी, जहाँ पे सेल्स को समझने के लिए पहले 3 महीने तक तो मेरे पास से कोई एजेंट्स नहीं आए, क्योंकि आई वाज नॉट अ लोकल देयर। फिर मैंने थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करी, सीएस के ऑफिस गए, सीएस को मिले। बहुत बार तो कितनी ऑफिस से निकाला जा चुका हूँ कि नहीं करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर बाद में हम लोगों ने पार्क में गए हैं, जो ये लाफिंग क्लब्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग हंसते हैं वगैरह, वहाँ जाके उनके साथ थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके उनको इनवाइट किया, ऐसे करके। तो 2 ढाई साल 3 साल मैंने इंश्योरेंस में काम किया। और जब मैंने छोड़ा तो आई वॉज बिन क्या बोलते हैं केटेड एट अ वेरी नाइस, ये क्या बोलते हैं सेंड ऑफ हुआ मेरा। पूरी टीम खड़ी थी और क्लैप्स वगैरह मार के मैं आई जस्ट लेफ्ट आउट द कंपनी। एंड वो मेरे लिए बहुत बूस्टिंग थी। फिर उसके बाद आई फॉर अ शॉर्ट पीरियड आई जॉइंड बैंकिंग सेक्टर, एंड दैट इज़ द टाइम 2009 की बात है शायद, जहाँ पे मार्केट गिरा और वी वर लेफ्ट विद नो जॉब एट दैट इंडस्ट्री। एंड आई हैड अ वेरी थोड़ा एक सबैटिकल गैप लिया मैंने उसमें। एंड देन स्टार्टेड वर्किंग विथ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ .com इंडस्ट्री। एक वेरी बिग इंडियन प्लेयर हैं जो .com इंडस्ट्री में एक्सपांड कर रहे थे। आई स्टार्टेड विद देयर पूना ब्रांच एज अ ब्रांच मैनेजर, एंड देन in the span of 3 years I got promoted as a regional manager. I was the youngest among the rest of the old teams there, and I was well supported in that company. मैंने उस कंपनी में क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट डेवलपमेंट्स बहुत सारा किया, बहुत सारे ब्रांचेस स्टार्ट किए, सेल्स को बहुत अच्छी तरह से कर लिया। एंड दैट इज़ द पीरियड व्हेन आई गॉट मैरिड ऑल्सो। एंड being from a very small town, we also I had gifted my wife क्या बोलते हैं the traveling we had traveled to Mauritius as a wedding gift. Mauritius was the country we traveled together, जहाँ पे हम लोग that was one of the smallest ये visits for us, तो हमने वो किया था। फिर वहाँ से आई गॉट प्रमोटेड। जब रीजनल मैनेजर हुआ तो मैंने दिल्ली, बेंगलोर और पूना देखा। फिर उसके बाद रहते रहते थोड़ी थोड़ी हमारी बोलते ना एटीट्यूड सर चढ़ गई थी, और ऐसे लगने लगा था कि हम जो करते हैं वो सही हो रहा है,
जहाँ हाथ रखते हैं बस सुना हो रहा है। तो ये होते होते दिमाग पे चढ़ गया था, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बहस हो गई और उसकी वजह से मैंने कंपनी छोड़ दी। जैसे यही था, यही जर्नी थी हमारी। और क्या बोलते हैं, हम वहीं तब भी कोशिश ही कर रहे थे और अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं। ठीक। अ, बिल्कुल सही कहा आपने ज़की जी कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जिसमें हमें लगता है कि हम करियर की अपनी हाइप पे है और हमें सब कुछ आता है। लेकिन कभी-कभी इस चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि बाद में लगता है कि यार बस ये नहीं करते तो अच्छा रहता। तो ऐसा होता रहता है। तो आपकी इस पूरी जर्नी में आप बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जब ऐसा टाइम आए ज़िंदगी में एक्चुअल में, तो कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए? देखिए ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा कि कुछ बोलें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बार क्या हो जाता है, वी शुड गो विद द फ्लो। लाइफ में जो ऑप्शंस आते रहेंगे या तो फिर लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है, तो अपने हिसाब से अपने ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसके हिसाब से होता है। पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सभी बोलते हैं कि अहंकार एक चीज़ है जो आना नहीं चाहिए। एटीट्यूड जो बोलते हैं हम लोग कि आना नहीं चाहिए। एटीट्यूड ऑन द लाइटर साइड सही है, एटीट्यूड होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, काफ़ी सारे जो बिगनर्स हैं वो लोग ये गलती कर लेते हैं कि ख़त्म है। जैसे अभी क्रिकेट मैच होती है, समझ लीजिए पहले ओवर में अगर 3 बॉल में 3 छक्के लग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच जीतते हैं, है ना। पूरे 50 ओवर खेलना बाकी है। तो जो जो लोग स्टेबल खेलते हैं, एक ओवर में थोड़े रन्स खेलते हैं, वो चलते हैं। पहले ओवर में रन आने का मतलब ये नहीं है कि आप जीत चुके हैं। तो ऐसे ही इनिशियल स्टेज में अगर आपको करियर आती है तो आप बढ़ गए हैं या तो आप ग्रो हो चुके हैं, ये बोलना या उस पे से एटीट्यूड थ्रो करना या तो फिर ये करना, ये गलतियाँ हम लोग सब करते हैं और हालात और एक्सपीरियंस आपको सिखा देता है। पर जितने लोग अवॉइड कर सकते हैं, बी हम्बल, बी ग्राउंडेड एंड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर गेटिंग, तो यू विल स्टार्ट मेकिंग बिग सक्सेस। चलो ये तो डिसाइड हो गया कि बिज़नेस करना है और रियल एस्टेट में करना है। लेकिन अब अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एक नाम देना भी ज़रूरी होता है। तो ये मैजेस्टिक रियल्टीज़ कहाँ से आया? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक स्टोरी है? ऐसे स्पेसिफिक मीनिंग तो नहीं है, पर मैजेस्टिक हमेशा मुझे नाम पहले से ही पसंद था। और मैजेस्टिक मुझे ऐसा लगता है कि मैजेस्टिक मतलब एक रॉयल्टी हो गई, एक रॉयल नेम हो गया, प्लस एक ट्रस्ट के ऊपर जाता है। एंड वी ऑलवेज वांटेड आवर कस्टमर टू फील सेफ विद अस एंड फील सिक्योर्ड विद अस। और मैजेस्टिक एक रॉयल्टी का भी निशान होता है, तो फिर I always wanted to take a name which can go with the flow. तो Majestic Realties is an inspirational name, जो लगता है कि we are going to give some services to the customer, जो एक रॉयल ट्रीटमेंट रहेगी उनके लिए। तो ज़की जी आपकी हमने अब तक की जो भी जर्नी सुनी है काफ़ी बढ़िया रही है। लेकिन मैं इसको और थोड़ा डीपली जानना चाहती हूँ। मतलब आप पहले जिस प्रोफ़ाइल पे काम करते थे वो और आज आप एज़ अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं वो। तो ये जॉब वर्सेस बिज़नेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो 10 साल की आपकी जर्नी है, इसमें मैजेस्टिक ने क्या अप्स एंड डाउन्स को फ़ेस किया है? जॉब वर्सेस बिजनेस एक अलग ही राइड रही है हमारी, है ना। मैं जब जॉब पे था तो हमको सिर्फ 9 o'clock से लेकर 5:30 6:30 तक हमको काम करना था। एक डिफरेंट राइड होती है, मतलब इट्स जस्ट हैप्पी गो जॉली, आराम से एंजॉय करते हुए चलते हैं। पर जैसे ही हम लोग बिज़नेस में आते हैं, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड टाइम एज सच। मुझे बहुत दिनों से था या बहुत सालों से मेरा हमेशा प्लान रहा हुआ है कि मैं बिज़नेस करूं, पर कभी मौका नहीं मिल रहा था। पर अगर आप नोटिस करें कि जॉब में और बिज़नेस में फ़र्क क्या होता है, या मुझे क्या फ़र्क लगा है उसमें, तो इसमें मेजर यही फ़र्क है कि आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है। देयर इज़ नोबडी टू आस्क यू, and that's a peaceful thing, and that is also the punishment कि there is nobody to ask you और you cannot focus on work। तो जितना हम अगर इस जर्नी को देखें तो थोड़ा बहुत
उतार चढ़ाव यही हुआ है कि पहले हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है कि आप हमेशा काम में रहते हो, देयर इज़ नो टाइमिंग फॉर योर वर्क, देयर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। पर जब आप सक्सेस की तरफ पहुंचते हो और थोड़ी चीज़ें अचीव कर लेते हो, उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। बिज़नेस और जॉब के बीच में यही है कि अगेन यू आर वर्किंग विद पीपल ओनली। सही लोगों के साथ काम करोगे तो दिक्कतें कम रहेगी, और लोग अगर अलग रहेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल इट इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत बार हमें ऐसा हो गया कि कभी कभी हमारे रात के 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, तो हमको रुकना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि 12 बजे दिन के 1 बजे ही काम ख़त्म हो गया है और कुछ नहीं है। तो वी एन्जॉय ऑल्सो, एंड बट बोथ हैव अ डिफरेंट टेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो ज़की जी, आपने बहुत शॉर्ट टाइम में आपकी पूरी 10 साल की जर्नी हमें बताई है, और ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से हम उसको ज़्यादा डीपली भी नहीं जान सके। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल था आपसे कि इसके आगे के जो 10 साल रहेंगे, या फिर जो आपका आगे का फ्यूचर का विज़न रहेगा, या फिर जो भी कस्टमर्स के लिए प्लान्स रहेंगे, उनके बारे में कुछ बताइए, और कैसे देखते हैं आप मैजेस्टिक रियल्टीज़ को एक अगले 10 सालों में? 10 साल कैसे ख़त्म हुए पता ही नहीं लगता। पर एक छोटा सा माइलस्टोन है जो हमने अभी पहुँचे हैं, और उम्मीद है कि अगले 10 साल या अगले 20 साल जब तक हमारी हयाती रहे तो फिर हम लोग कोशिश करके बेटर रहेगा। मैजेस्टिक में हमेशा यही सोच रखी है हमने कि वी शुड डू समथिंग फॉर द पीपल, यू नो, वी आर लोगों के लिए कुछ करना है। ये पहले से हमारे दिमाग में था। मैजेस्टिक का फॉर्मेशन होने का ही एक ब्रैकेट ये था कि जहाँ पे लोगों को जब ज़मीनें लेनी होती हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। एक थ्रेट होता है कि ज़मीन लूँगा और कल कहीं कोई इलीगल एक्विजिशन ना हो जाए और प्रॉपर्टी मिस ना हो जाए। तो ये एक बहुत लोगों का फ़ियर होता है। उस फ़ियर को हटाने के लिए ही मैजेस्टिक रियल्टीज़ फॉर्म हुई थी, और आगे भी चलकर अभी आगे 10 सालों में हमको इसको टेक्नोलॉजी वाइज लेके जाएंगे। तो जहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं और जो लोकल कस्टमर्स हैं, उनको अगर किसी चीज़ में भी उनके फार्म हाउस के बारे में हो गया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, तो दे शुड बी गेटिंग इट ऑन देयर मोबाइल। भले वो टेक्नोलॉजी वाइज हो जाए, जहाँ पे वीडियो क्लिप्स हो गए, लाइव फुटेजेस हो गए, और अकाउंट्स उनके बैलेंसेस हो गए, कितने पेमेंट्स हो गए, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, इन सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि ऑटोमेट कर दें और सिस्टमेटिक रहें, ताकि आने वाले 10 सालों में कस्टमर्स की प्रॉपर्टी कैसे अप्रिशिएट कर रही है और कितने रिस्पॉन्स वो कर रही हैं, वो ये वी आर अ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। तो हमें हमेशा कस्टमर के बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स पे ही काम करते हैं, और आगे चलकर भी वैसे ही करते रहेंगे। होप हम 10 साल में टेक्नोलॉजी को और डिजिटलाइजेशन को समझें और उसके साथ आगे बढ़ें। तो ये थी स्टोरी बिहाइंड मैजेस्टिक रियल्टीज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल और अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ और रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत सारी बातें करने के लिए हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, और आप भी देखते रहिए आपका अपना प्लॉट ज्ञान।